हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं, यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए एक महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देता है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्राचीन चीनी विद्वान हैंसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। हैंसांग ने लिखा है कि शास्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, वर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते आए थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इसमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए ओड़े बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रत्येक मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। चित्र संख्या आप लोग जैसा कि 56 में देख सकते हो। यह नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है, फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। आगे लिखते हैं, लेकिन सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? नष्ट करने का समय पर कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है। प्रश्न है, उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है, तत्पश्चात वह नालंदा आता है, तो इसका विरोध करने सैन वंश का कोई शासक प्रकाशक क्यों नहीं आता? यह सवाल है। तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था। उनके बीच में कई छोटे छोटे रजवाड़ों का राज्य था। उन सबों को तो विरोध करना चाहिए था। यह प्रश्न है। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में
जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा विहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती है? उन तुर्क लुटेरों को सिर्फ धन लूटने में रुचि होती है। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उसके जमींदार और चमचे, जो कि सम्यक बौद्ध परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांतिप्रिय बौद्ध भिक्षु को हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था। आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं 13वीं के मध्य तक पाल वंश अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में ले लेता है। सेन वंश अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार मंदिर बनवाने व पूर्व की खड़ी बौद्ध मत को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करवाने का काम किया था। अब आप लोग स्वयं सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। बौद्ध भिक्षु तो मार दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार प्रचार या बौद्ध भिक्षु को भी बचाने के प्रयास की चर्चा कहीं नहीं मिलती। अतः अब आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि महाविहार को क्यों जलाया गया था। अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्व विख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिनहास उस सिराज 1210 के आसपास के अनुसार लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गया था। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरा करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। यह तो हो गई प्रमाणिक बातों की चर्चा, लेकिन इसी नालंदा विश्वविद्यालय पर स्थित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले कई भारतीय इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे जो कारण बताते हैं, उन लोगों के अनुसार एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसके हकीमों ने उसका काफ़ी चिकित्सा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्री भद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन बख्तियार ने इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय दवा का उपयोग नहीं करेगा और अगर वह स्वस्थ नहीं हुआ तो प्रधान वैद्य को मौत की नींद सुला देगा। रात भर आचार्य इसके बारे में सोचते रह गए और प्रातःकाल में उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के किनारों पर एक औषधि का लेप लगा दिया। वह थूक के साथ केवल 10-20 पृष्ठ चाट गया और स्वस्थ हो गया, लेकिन खिलजी का घटियापन उबाल मारने लगा। ठीक होने की खुशी छोड़ उसे जलन हुई कि उनके हकीमों ने भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान महान क्यों है। इसके बाद इस धर्मार्थ मुस्लिम शासक ने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय
में ही आग लगवा दी। यहाँ पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले लेखक और उस मत के वाहक लोग यह बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की तो कहानी आप लोगों ने बना दी, लेकिन उसी नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक बगल में दो और विश्वविद्यालय था, जिनका नाम उदवंतपुरी और तेलहाड़ा विश्वविद्यालय था, जिसे चित्र संख्या आप लोग 57 में देख सकते हैं। उस विद्यालय को कौन और क्यों जलाया, इस पर भी कोई कहानी सुनाते। उसी प्रकार उसी राज्य बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया, उस पर कोई कहानी सोचे हो या नहीं, सिर्फ एक विश्वविद्यालय को जलाने का कहानी तो बना दिया, लेकिन भारत में ऐसे ऐसे कई विश्वविद्यालय थे। उन सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट कौन मुस्लिम आक्रांता भारत आया था। इसके लिए तुम कलम कसाईयों को कहानी का एक धारावाहिक बनाना पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना। नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विद्यालय में रहा गुप्त काल या मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुआ। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था, वर्तमान में उनके वंशज खंडर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्य को नष्ट करने में लगा है। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वंशजों द्वारा मुख्य खंडर के चादर दिवाली वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारी से लिखित आदेश लेते हुए खंडर के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तोलिया बाबास का मूर्ति स्थापित हो गई। उस मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 58 में देख सकते हैं। नालंदा खंडर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों के सामने बने नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया, जिसे आज कोई भी देख समझ सकता है। आप लोगों ने ऊपर में अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा। उस अवलोकितेश्वर वाली बुद्ध की मूर्ति नालंदा खंडर से काफी मिला है, जिसे आप चित्र संख्या 59 में देख सकते हो। तो इसकी आगे की और भी जानकारी है, लेकिन हमारा जो मुख्य टॉपिक था नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से साजिश के तहत बख्तियार खिलजी द्वारा उसको जलाया गया। लेकिन उस समय पर सेन वंश, जो कि ब्राह्मणों का शासन था, उसने जलने दिया। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस विश्वविद्यालय को जलाने में जितना हाथ बख्तियार खिलजी का था, उतना ही हाथ उस समय सेन वंश का, मतलब ब्राह्मण शासकों का था। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ज्वाइन बटन से ज्वाइन करके हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। सो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। जय भीम, जय भारत।